चैप्टर है हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, छोटे छोटे जीवों का जो माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं उनका इंपॉर्टेंस, वो कैसे हमारे दैनिक लाइफ में हमारे ह्यूमन यानी ह्यूमन के वेलफेयर के लिए कैसे यूजफुल है। ठीक है, ये देखेंगे। सबसे पहले माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हाउस होल्ड प्रोडक्ट का मतलब है हमारे घर के अंदर जो चीजें बनती हैं उनमें माइक्रोब्स कैसे इन्वॉल्व होते हैं। घर में बनने वाले प्रोडक्ट जो हम यूज कर रहे हैं, डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, जैसे हम इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, ठीक है, जैसे हम मिल्क से क्या बनाते हैं, दही यानी कर्ड बनाते हैं, तो ये सब सारी चीजें हाउस होल्ड प्रोडक्ट में आ जाएंगे। जैसे कि देखो सबसे पहले क्या ले, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, सच है जैसे कि लैक्टोबैसिलस। पहला कौन सा है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस से क्या करते हैं, हम मिल्क को कन्वर्ट करते हैं, हम मिल्क को कन्वर्ट करते हैं किसमें, कर्ड में, ठीक है, कन्वर्ट करेंगे इसमें जो बैक्टीरिया यूज होता है उसका नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, या क्या बोलते हैं, लैब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैब। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैब बोलते हैं। ठीक, कन्वर्ट करेंगे इसमें। ये करते क्या है उसके साथ में, मतलब अगर मिल्क के साथ में कर्ड का कन्वर्जन करते हैं, इंप्रूव कर देते हैं द न्यूट्रिशनल क्वालिटी, मतलब उसका न्यूट्रिशन वैल्यू क्या करते हैं, इंप्रूव कर देते हैं। ठीक है, और इंक्रीजिंग विटामिन B12, क्या करते हैं उसमें, विटामिन B12 इंक्रीज कर देते हैं। समझ में, विटामिन B12 हमको बचाता है किससे, परनीशियस एनीमिया से। किससे, किससे बचाता है, परनीशियस एनीमिया से। ठीक है, इसके बाद में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं प्ले करते हैं वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज। ठीक है, काजिंग माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के द्वारा होने वाले जो हमारे अंदर डिजीज होते हैं उनको चेक करते हैं कौन, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, बेकर ईस्ट। क्या बोलेंगे, बेकर ईस्ट। बेकर ईस्ट का मतलब हो बेकिंग प्रोडक्ट, जैसे कि हम ब्रेड वगैरह बनाते हैं, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बेकर ईस्ट। क्या नाम है, सेक्रोमाइसीस सेरेविसाई। नाम क्या है, सेक्रोमाइसीस सेरेविसाई, बेकर ईस्ट बोलते हैं। ठीक, एक चीज है टॉडी, ट्रेडिशनल ड्रिंक है। क्या है, ट्रेडिशनल ड्रिंक है, क्या बोलते हैं, टॉडी। नाम सुना होगा, नाम सुना, कितने लोगों ने नाम सुना, हाँ, बस एक ही लोगों ने नाम सुना, अरे सुना तो बहुत सारे लोगों ने हुआ। अच्छा, पिया हुआ तो नहीं बता रहे हो क्या, कि हमने पिया भी है, ठीक है, नहीं नहीं ना। टॉडी जो है ट्रेडिशनल ड्रिंक है, कहां पे, साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया रीजन में, जैसे अभी महाराष्ट्र की, जैसे थोड़ा सा नीचे जाओगे साउथ इंडिया, लगभग लगभग ये भी साउथ में ही आता है। ठीक है, तो साउथ इंडिया में ट्रेडिशनल ड्रिंक है। ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है कि बहुत पहले से पीते लोग चले आ रहे हैं, आज के कुछ करीब जो है 400-500 सालों से क्या करते हैं, इसको यूज करते आ रहे हैं। ठीक, जब से यूज करते आ रहे तब पता भी नहीं था कि माइक्रोब्स क्या होता है, ये भी नहीं पता था कैसे बनते हैं। ठीक है, अरे हम बहुत सालों से हम क्या कर रहे हैं, टॉडी का कंजप्शन कर रहे हैं, हम पी रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं था कि ये बनता कैसे है, प्रोसेसिंग। अरे माइक्रोस्कोप तो बहुत बाद में खोजा गया ना। टॉडी क्या है, ट्रेडिशनल ड्रिंक है, फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम, ठीक है, पाम प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, उनसे हम क्या करते हैं, उसके सैप से फर्मेंट करते हैं, उसके सैप से क्या करते हैं, फर्मेंटेशन कराते हैं, तब हमको ये ट्रेडिशनल ड्रिंक मिलती है। इसका मतलब वो बड़े बड़े जो पाम वाले प्लांट होते हैं उसके ऊपर जाके एक मटका बांध के आते हैं, ठीक है, कट लगा के आते हैं, उनके सैप से थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है, सैप का जो लिक्विड होता है वो थोड़ा थोड़ा निकल के इकट्ठा होता रहता है, फिर उस पर चढ़ के जाते हैं, फिर मटका लेके आते हैं, फिर उसको घर पे जमीन के अंदर आसपास में कुछ ऐसा बना के रखे थे, पॉट बना के रखते हैं, उसमें उसको डालते हैं, फिर वहां होता है उसका फर्मेंटेशन। क्या होता है, फर्मेंटेशन। एक्चुअल में अगर वो बहुत ज्यादा दिन तक ऊपर बंधा हुआ है तब भी उसमें भी फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर भी बन सकता है, लेकिन उसको अच्छे से बनाने के लिए नीचे लेके आते हैं, फिर रखा रहता है, फिर जब बन जाता है उसको तो निकाल के और उसके बाद में फिर पी के घूमते हैं। ठीक है, स्वीट चीज क्या बनाते हैं, स्वीट चीज, लार्ज प्रोडक्शन यानी लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, CO2 का बहुत ज्यादा अमाउंट, अगर कोई मतलब हम चीज बना रहे हैं और इस चीज के अंदर बहुत लार्ज अमाउंट में क्या होगा, CO2 का प्रोडक्शन होगा, इसका मतलब क्या होता है
कि बीच बीच में CO2 का प्रोडक्शन होगा और बीच में निकल जाएगा तो कैसा नेचर हो जाएगा, पफी नेचर का हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्शंस आप किसका, लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय बैक्टीरियम, बैक्टीरिया क्या है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी। ठीक है, लार्ज प्रोडक्शंस ऑफ किसका, CO2। ठीक है, समझ में आया, याद रहेगा, बैक्टीरिया याद रहेगा स्वीट चीज के लिए, रॉकफोर्ड चीज के लिए। इसमें क्या होता है, रॉकफोर्ड चीज हम फंजाई से बनाते हैं, किससे बनाते हैं, फंजाई से बनाते हैं। तो याद रखेंगे स्वीट चीज फॉर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से प्रोडक्शन होगा, और फंजाई से हम क्या बनाएंगे, रॉकफोर्ड चीज बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल, हाउस होल्ड में हो गया, हाउस होल्ड में घर पे हम क्या बनाएंगे, चीज बनाएंगे। ठीक है, समझ में आए, टॉडी बना सकते हैं। ठीक है, और क्या बना सकते हैं, यानी मिल्क को हम कर्ड में कन्वर्ट करेंगे, ये सब सारी चीजें करेंगे। अब हम देखते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ठीक है, माइक्रोब्स कहां पे इन्वॉल्व होते हैं, इंडस्ट्री में। तो सबसे पहली बात है, हमें एक चीज पता होना चाहिए, फ्रेगमेंटर क्या है, क्या फ्रेगमेंटर क्या है। ठीक, यूज्ड लार्ज वेसल्स, बड़े बड़े वेसल्स होते हैं, उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, फर्मेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्मेंटर बोलते हैं। फर्मेंटर किसको बोलेंगे, यूज करते हैं लार्ज वेसल्स, ये 500 लीटर्स के होंगे। ठीक है, 1000 लीटर के होंगे, ऐसे बड़े बड़े हम क्या करते हैं, यूज करते हैं फर्मेंटर। ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, हम फर्मेंटेशन कराते हैं। ठीक, क्या बनाते हैं, एल्कोहल बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, बेवरेज बनाएंगे। बेवरेज का मतलब होता है, बहुत सारी चीजें हैं बेवरेज में, जैसे कि वाइन है, बियर है, विस्की है, ब्रांडी है, रम है, ये सारी चीजें बनाते हैं। समझ में आए, बेवरेज हो गया, यानी ड्रिंक, यानी पीने वाली चीजें जो हम बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे, बेवरेज। और एंटीबायोटिक बनाते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पे, दवाइयां जो बनती है फार्मेसी की कंपनी में, वो लार्ज स्केल पे बनती है, तो बहुत बड़े बड़े फर्मेंटर होते हैं। तुम जब दवा बनाने की कंपनी में जाओगे तो फर्मेंटर के बिना तो दवा बनता ही नहीं है। बहुत हमने हमने विजिट किया है, हमने एसबीएल नाम सुना है ना, होम्योपैथी मेडिसिन बनाती है एसबीएल कंपनी, नाम सुना कभी, नहीं सुना, नहीं सुना। वैक्सन एक कंपनी होम्योपैथिक मेडिसिन बनाती है। मैं कॉलेज टूर पे गया था तो मैंने विजिट किया था, समझ में आया। वहां पे मैंने बड़े बड़े फर्मेंटर देखे थे, जिसमें क्या करते हैं, बहुत सारे प्लांट के लीफ वगैरह काट के लेके आएंगे, कहीं फ्रूट्स लाते हैं, कहीं सीड लाते हैं, उनको क्या करते हैं, उसमें रख के और कई दिनों तक छोड़ देते हैं, केमिकल डालते हैं, सड़ाते गलाते हैं पूरी तरीके से, मतलब वहां का। तो बिना फर्मेंटर के हम यूज नहीं कर पाएंगे, तो इसमें फर्मेंटर यूज करेंगे। और क्या एंटीबायोटिक बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बेवरेज बनाते हैं। अब इसमें दो चीजें याद रखने वाली बात है कि विदाउट डिस्टिलेशंस और विथ डिस्टिलेशंस। विदाउट डिस्टिलेशंस वाइन और बियर विदाउट डिस्टिलेशंस होता है, और विथ डिस्टिलेशंस है विस्की, ब्रांडी, रम, ये सारे क्या होते हैं, विथ डिस्टिलेशंस। यानी क्लियरेंस किसमें ज्यादा होगा, इसमें, ट्रांसपेरेंसी किसमें ज्यादा होगा, इसमें, और वाइन और बियर में ट्रांसपेरेंसी कम होगा। ये बहुत ज्यादा प्यूरिफाई नहीं किए जाते हैं, बस बना दिए और उसके बाद में विदाउट डिस्टिलेशन कंजप्शन स्टार्ट कर देते हैं। समझ में आया क्या, ठीक है। तो तुमको इंपॉर्टेंट क्या है, वो चीजें याद रखनी है। सबसे पहली बात कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें बनाएंगे, हम बेवरेज बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, एंटीबायोटिक बनाएंगे। ठीक है, अब उसमें बेवरेज में क्या होता है, वाइन, विस्की, ब्रांडी, रम, ये सब सारी चीजें। ठीक है, एंटीबायोटिक का हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट वाले में आ जाओ। हम यहाँ पे एंटीबायोटिक देखेंगे। देखो, हम बात करेंगे एंटीबायोटिक की। ठीक, एंटीबायोटिक क्या है, अगेंस्ट लाइफ। सबसे पहली बात जो लिखा हुआ है एंटी, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। ठीक है, और क्या है, लाइफ, बायोटिक, बायोटिक बायो से क्या रिलेटेड है, जिसमें लाइफ हो। ठीक है, एंटीबायोटिक अगेंस्ट लाइफ, लेकिन किसके अगेंस्ट लाइफ, हम तो एंटीबायोटिक का कंजप्शन करते हैं, हम बीमार होते हैं तो क्या करते हैं, दवा खाते हैं, लेकिन दवा तो वो क्या हमारे हमारे लाइफ के अगेंस्ट नहीं, उसके अगेंस्ट है। नाम क्या है, द कंटेक्स्ट ऑफ, कंटेक्स्ट का मतलब किसके बिहाफ पे, अगेंस्ट लाइफ किसके बिहाफ पे, डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म, जो हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर बीमारी काज कराते हैं, उनके अगेंस्ट लाइफ है। ठीक है, एंटीबायोटिक जो है वो किसके अगेंस्ट है, जो पैथोजेंस हैं, क्या है, जो पैथोजेंस है, जो हमारे अंदर बीमारी काज करवाते हैं, उनके लाइफ के अगेंस्ट है, इसीलिए इसका नाम क्या है, एंटीबायोटिक। कौन बज रहा है क्या, देखो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग,
क्या नाम है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नाम याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बार एंटीबायोटिक की डिस्कवरी किसने करी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और इनकी डिस्कवरी कैसी थी? चांस डिस्कवरी। कैसी डिस्कवरी थी? चांस डिस्कवरी। मतलब ये खोज नहीं रहे थे और इनसे डिस्कवर हो गया था। काम किस पे काम कर रहे थे? वर्किंग ऑन बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे? स्टेफाइलोकोकाई। कौन सी बैक्टीरिया? स्टेफाइलोकोकाई। कौन सी बैक्टीरिया? स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया। अब यार इधर ध्यान से देखो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? पेट्री डिस्क। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? पेट्री डिस्क, ठीक है। पेट्री डिस्क क्या होता है? पेट्री डिस्क वो है जिसपे हम बैक्टीरिया का ग्रोथ करवाते हैं, जिसमें हम फंजाई का या फंगस का ग्रोथ करवाते हैं। क्यों ग्रोथ करवाते हैं? ताकि उनका ग्रोथ रेट कैसा है, कैसे ग्रो कर रहे हैं, कौन से केमिकल से कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ये सब सारी चीजें देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप के नीचे लेके जाएंगे ना, तो वो पेट्री डिस्क उठा के माइक्रोस्कोप के नीचे लेके जाते हैं ताकि हम उसको क्या करें? देख पाए। वही पेट्री डिस्क कहलाती है। तो पेट्री डिस्क पे इनके कौन सा बैक्टीरिया की स्टडी कर रहे थे? स्टेफाइलोकोकाई की। स्टेफाइलोकोकाई को। और इसके बाद में इन्होंने क्या किया कि जो पेट्री डिस्क थी बिना धुले लैब में छोड़ के चले गए। जब ये दूसरे दिन लौट के आए लैब में तो उन्होंने देखा कि सारी पेट्री डिस्क पे तो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी पेट्री डिस्क है जिसपे बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं है। ये येलो कलर के जितने डाटेड है सारे बैक्टीरिया है, लेकिन इसमें आपको सारे बैक्टीरिया नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक दो हमने 3-4 बनाए हैं, बाकी सारा दूसरा कोई केमिकल्स दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब इन्होंने देखा कि इनका ग्रोथ जो बैक्टीरिया का एक्चुअल ग्रोथ होना चाहिए नहीं हुआ है। इसका मतलब कोई तो केमिकल है जो उसको क्या कर रहा है? रिटार्ड कर रहा है। कोई तो केमिकल है जो उसको क्या कर रहा है? रोक रहा है। या कोई दूसरा स्पीसीज है जो डोमिनेट करके क्या कर रहा है? उसको हटा रहा है। हटाने के लिए क्या होगा? मान लो एक जगह पे तुम बैठे हो, ठीक है, इस जगह पे तुम आके बैठ जाओगे, उस जगह को ऑक्युपाइड करोगे, और कुछ चीजें हैं जो तुम हरकत करोगे उसकी वजह से भी आसपास के लोग परेशान होकर चले जाएंगे क्या? अरे मान लो कि कोई घर है, तुम जाते हो रहने के लिए, उसमें एक रूम लेके रहते हो, लेकिन आसपास के लोग इतने गंदे हैं कि तुम्हारे रूम के सामने गंदगी फेंक के जाते हैं, तो एक दिन उनके उनके बिहेवियर की वजह से छोड़ के चले जाओगे। इसका मतलब यहाँ पे अगर कोई ऐसा केमिकल बनता है जिसकी वजह से इनको दिक्कत होती है तो ये अपना स्थान छोड़ के चले जाएंगे, या तो मारे जाएंगे वहां पे, या तो छोड़ के चले जाएंगे। तो नया स्पीसीज आएगा तभी तो कोई स्पीसीज हटेगा, या कोई नया केमिकल्स आएगा तभी तो हटेगा। क्या हुआ कि कुछ केमिकल्स इनको मिला। वो केमिकल्स कौन प्रोड्यूस कर रहा था? पेनिसिलियम नोटेटम। कौन सा? पेनिसिलियम नोटेटम। क्या है? मोल्ड है। क्या है? फंगस है। क्या है? फंगस है। कौन सा फंगस है? पेनिसिलियम नोटेटम। कौन सा? कुछ केमिकल्स रिलीज कर रहे हैं जिस केमिकल्स की वजह से किसका ग्रोथ रुक गया? स्टेफाइलोकोकाई का। कौन मर रहा है? स्टेफाइलोकोकाई। तो इन्होंने देखा कि अगर स्टेफाइलोकोकाई से हमको कोई बीमारी होती है, उस बीमारी को ठीक करने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। क्या? इससे हम कुछ केमिकल्स बना सकते हैं जो केमिकल्स हमारे इसके ग्रोथ को रोकेंगे, बैक्टीरियल को, ठीक है। इनको अंदाजा हो गया क्योंकि ये जब काम ही कर रहे थे स्टेफाइलोकोकाई पे, इसका मतलब इससे बीमारी हो रही है, ठीक है। हम बैक्टीरिया पे रिसर्च कर रहे हैं, हमने कोरोना वायरस पे रिसर्च किया, हमने देखा कि कोरोना वायरस हमको कैसे नुकसान पहुंचाता है। अब उसी के साथ साथ में हमको ये भी मिल जाए कि कोरोना वायरस को मारने वाला कौन सा ऐसा स्पीसीज है जो कोरोना वायरस को मार रहा है, ठीक है, या उसके प्रजेंस में ग्रोथ नहीं कर रहा है, हम अचानक से पा जाए, ठीक है। तो उसी तरीके से इनको भी मिला। पेनिसिलियम नोटेटम याद रखेंगे। फुल पोटेंशियल एंटीबायोटिक्स वाज एस्टेब्लिश्ड, यानी वो एंटीबायोटिक पूरी तरीके से काम कराने के लिए किसने काम किया? अर्नेस्ट चैन एंड हावर्ड फ्लोरे। क्या नाम है? अर्नेस्ट चैन और हावर्ड फ्लोरे ने दिस एंटीबायोटिक यूज इन अ वर्ल्ड वार, और ये एंटीबायोटिक यूज किया गया वर्ल्ड वार सेकेंड में। कहां पे? वर्ल्ड वार सेकेंड में, ठीक है। वर्ल्ड वार सेकेंड कब हुआ था? वर्ल्ड वार सेकेंड बताएगी कब हुआ था? 1945। वर्ल्ड वार सेकेंड खत्म हो गया था, समझ में? 1945 में वर्ल्ड वार सेकेंड खत्म हो गया था। 19 हाँ 39 में चल रहा था वर्ल्ड वार सेकेंड के समय, यानी 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, ये सारे वर्ल्ड वार के चपेट में थे। वर्ल्ड वार चल ही रहा था, समझ में आए? उसके बाद में ये 45 में क्या हुआ? लगभग खत्म हो गया, ठीक है। खत्म होने के बाद में फिर नोबेल प्राइज वगैरह बढ़ना स्टार्ट हुआ, समझ में आए? देखो
फुल पोटेंशियल एंटीबायोटिक का इस्टेब्लिश करने वाले साइंटिस्ट कौन? अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरी। नाम याद रखेंगे, हाईलाइट करके याद रखेंगे। और उसके बाद में दिस एंटीबायोटिक यूज किया गया वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में क्या हुआ? लोगों के हाथ पैर कट जाते थे। जितने भी इसके पहले युद्ध होते थे, ठीक है, युद्ध में हाथ पैर कटने की वजह से क्या होता था? उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगता था, इम्यूनिटी डाउन रहती थी और अंत में क्या होता था? हाथ धीरे धीरे सड़ता सड़ता क्या होता था? मर जाते थे। लेकिन एंटीबायोटिक्स की वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ को रोका गया और बहुत सारे सोल्जर्स को बताया गया। कौन से? अमेरिकन सोल्जर्स को बहुत सारे बचाया गया, ठीक है, एंटीबायोटिक की वजह से। इसलिए इन लोगों को तीनों को मिला के नोबेल प्राइज दिया गया। नोबेल प्राइज कब दिया गया? फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे को अवॉर्डेड बाय नोबेल प्राइज 1945 में। याद रखना है, ये पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे अवॉर्डेड बाय नोबेल प्राइज 1945 फॉर द डिस्कवरी, इस डिस्कवरी के लिए, ठीक है। डिस्कवरी हुई किससे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से। उसको फुल पोटेंशियल्स में लाने के लिए काम किया चेन और फ्लोरे ने, और इन तीनों को इंक्लूड करके, मतलब इन तीनों को मिला के नोबेल प्राइज दिया गया एक साथ में। तब 1945 में, ठीक। चलो नेक्स्ट पेज पे आएंगे। नेक्स्ट पेज में हमारे केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। क्या? केमिकल्स, एंजाइम्स और अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले इसमें देखेंगे केमिकल्स लाइक, जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड, इसको रखना है, ठीक है, इसको याद रखना है। तुम याद नहीं रखोगे तो भूल जाओगे। क्या है एग्जांपल्स इसके? कौन कौन से हैं? एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड, एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड, एस्परजिलस नाइगर एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटायरिक एसिड, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटायरिक एसिड, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। नहीं, आवाज नहीं आ रहा, एक साथ बोलो ना। हम बोलेंगे क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, तुम बोलोगे ब्यूटायरिक एसिड। बोल ले वो। हाँ, ब्यूटायरिक एसिड बोलो। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। केमिकल्स ईस्ट, ठीक है, क्या है? सेक्रोमाइसिस सेरेविसाई, इसको क्या बोलते हैं? बेकर ईस्ट भी बोलते हैं। कमर्शियल प्रोडक्शंस, कमर्शियल का मतलब क्या होता है? जहां पे हम पैसा कमाने का यूज करें, कमर्शियल, ठीक है। जैसे कमर्शियल यूज में लेते हैं, कमर्शियल यूज में हम सिलेंडर लेते हैं। गैस सिलेंडर एक होता है कि घरों में यूज करने वाला, और जो दुकानों में यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कमर्शियल यूज करते हैं, ठीक है। इसका मतलब हम उससे क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। तो बिजनेस करने के लिए वहां पे क्या यूज होता है? कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ क्या? ऑफ इथेनॉल, C2H5OH, इथेनॉल, ठीक है। इसका मतलब दारू बना रहे, सीधे सीधे बोलो ना, दारू बना रहे, समझ में आया? ठीक है, किससे? ईस्ट से, सेक्रोमाइसिस सेरेविसाई, ठीक। नेक्स्ट पेज में आएंगे। देखो यहां पे हमको मिलेगा लाइपेज, लाइपेजेस। लाइपेजेस का यूज कैसे करते हैं? लाइपेजेस को हम, क्या है? एंजाइम है। क्या है? एंजाइम्स, लाइपेजेस, ठीक है। जैसे स्टेप्टोकाइनेज, जहां पे नेज आए, एज आए, समझ में आए? क्या हो गया? लाइपेजेस यूज इन डिटर्जेंट, हम डिटर्जेंट में यूज करते हैं। जो तुम्हारे घर में डिटर्जेंट पाउडर आता है, ठीक है, उसमें यूज करते हैं लाइपेजेस को। क्या करता है? फॉर रिमूविंग ऑयली स्टेन। क्या है? फॉर रिमूविंग ऑयली स्टेन, फॉर रिमूविंग ऑयली स्टेन, समझ में आए? जैसे तुम्हारे कपड़े पे अगर गिर जाए, क्या कोई ऑयल गिर जाए तो छूटता नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? कुछ कुछ डिटर्जेंट है, जैसे डिटर्जेंट पे हम मिला के रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑयल स्टेन को क्या करते हैं? निकालते हैं, ठीक है, सोप वगैरह। तो डिटर्जेंट पे हम लाइपेज का यूज करेंगे, ये याद रखेंगे। बॉटल जूस को क्या करते हैं? क्लेरिफाई करेंगे। यूज आप किसका यूज करते हैं? पेक्टिनेजेस का। किसका? पेक्टिनेजेस और प्रोटीजेस का। ये हाईलाइट करना है आपके एनसीईआरटी में और उसको याद रखना है। क्या? पेक्टिनेजेस और प्रोटीजेस का। बॉटल जूस जो स्टेप्टोकाइनेज क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार नीट में पूछा जाता है क्वेश्चन। क्या है स्टेप्टोकाइनेज? स्टेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस किया जाता है बैक्टीरिया से। वो बैक्टीरिया कौन है? स्टेप्टोकॉकस। कौन सा बैक्टीरिया है? स्टेप्टोकॉकस, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया? स्टेप्टोकॉकस, ठीक। यूज किया जाता है क्लॉट बस्टर,
क्लॉट बस्टर का मतलब ये क्लॉट जो बनता है उसको खत्म करता है, क्लॉटिंग हो जाना। देखो, मायोकार्डियल इंफेक्शंस होता है, मायोकार्डियल इंफेक्शंस लीडिंग टू हार्ट अटैक, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। ठीक है, मायोकार्डियल, मायो का मतलब हमारे हार्ट के मसल्स में अगर कोई दिक्कतें हुई, ठीक है, उसकी वजह से हार्ट अटैक आया, तो हो सकता है कुछ जगह पे क्या हो, क्लॉट बस्टर्स बनने के चांसेस हो, या वहां पे क्लॉट बस्टर बनने के नहीं, क्लॉट बनने के चांसेस हो, और जिसको खत्म करता है उसको क्या बोलते हैं, क्लॉट बस्टर। मतलब ये क्लॉट का स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करता है, क्लॉट का खात्मा करता है, समझ में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्लॉट बस्टर। इसका मतलब मायोकार्डियल इंफेक्शन हो सकता है, ठीक है, किसकी वजह से, लीडिंग टू हार्ट अटैक, ऐसा हो सकता है। तो तुम्हारे कहीं शरीर में अगर क्लॉट बनता है, उस क्लॉट को अगर कोई रिमूव करता है तो उसका यूज हम क्या किसका करते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज का। और ये कहां से हमको मिलता है, स्ट्रेप्टोकॉकस से। कहां से, स्ट्रेप्टोकॉकस से, बैक्टीरिया से स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है, रिमूविंग क्लॉट। ये किसको रिमूव करते हैं, क्लॉट को। सिंपली इतना याद रखना, काम हो जाएगा तुम्हारा। किसको, क्लॉट को रिमूव करते हैं, इतना याद रखना। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट क्या है, अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। कौन सा, साइक्लोस्पोरिने, पढ़ा चुके हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो, जो क्लास नहीं आए थे वो ध्यान से सुनेंगे पूरा चैप्टर, ठीक है। साइक्लोस्पोरिने इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, जैसे किडनी को ट्रांसप्लांट किया या कोई ग्राफ्ट को क्या किया, ग्राफ्टेड कोई ऑर्गन है या बाहर से लेके लगाया गया है, तो उसको रिजेक्शन करने को क्या बोलते हैं, ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो ग्राफ्ट रिजेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए हमको जो मेडिसिन दी जाएगी, जो मॉलिक्यूल्स दिया जाएगा, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, वो क्या है, साइक्लोस्पोरिने। और वो हमें कहां से मिलता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा क्या है, फंगस है, क्या है, फंगस है, ठीक है। इस फंगस से हमको क्या मिलता है, कौन सा केमिकल, साइक्लोस्पोरिने। यूज कहां किया जाता है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, कहां पे, ऑर्गन ट्रांसप्लांट पे, यानी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं तब हमको ये दिया जाता है। समझ में आया क्या, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट केमिकल है, क्या नाम है, स्टैटिन। क्या नाम है, स्टैटिन, ठीक है। प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट, क्या, मोलस्कस परप्यूरियस, प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट, ये ईस्ट से मिलता है, क्या है, मोलस्कस परप्यूरियस। कौन सा, मोलस्कस परप्यूरियस। यूज किया जाता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, किसमें यूज किया जाता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। तुम्हारे दिमाग में स्टैटिन के साथ साथ में ये दूसरा स्टेटमेंट याद होना चाहिए, कौन सा, स्टैटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, स्टैटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, स्टैटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या, क्लॉट बस्टर, स्ट्रेप्टोकाइनेज क्लॉट बस्टर। साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, ये याद होना चाहिए। उसके बाद में क्या है, वर्क एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटिंग, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होता है, जो हमारे शरीर के अंदर जो एंजाइम्स है, जो एंजाइम्स काम करती है कोलेस्ट्रॉल बनाने का, ठीक है, जो एंजाइम क्या काम करती है हमारे शरीर के अंदर, कोलेस्ट्रॉल बनाने का, उस एंजाइम के साथ में स्टैटिन क्या करता है, जाके उसको रोकता है, उसके साथ कंपटीशन करता है, ठीक है। कंपटीशन करेगा तो सोचो कि अगर उससे कंपटीशन कर रहा है तो इसका मतलब है कि जहां पे वो एंजाइम काम कर रहा है वहां पे कौन काम कर रहा है, स्टैटिन। या जिस जगह पे वो एंजाइम आके जुड़ रहा है उस जगह कौन जाके जुड़ रहा है, स्टैटिन केमिकल्स। इसका मतलब है कि जो कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होगा उसको बंद कर देगा। जैसे तुम्हारे घर पे कोई आया, कोई मेहमान आया, मामा की लड़की, बुआ की लड़की आ गई, तुम्हारी जो पढ़ाई होगी उस पढ़ाई को क्या करेगी, वो रोक देगी। क्यों, तुम उससे उसके साथ खेलने में एंगेज हो जाओगे, समझ में। हाँ, अरे तुम्हारा भी भाई आ सकता है, कोई कजन आ सकता है, ठीक है, लड़कों के लिए भी सेम चीजें लागू होती हैं। फिर कहेगा चलो क्रिकेट खेल के आते हैं, ये खेल के आते हैं, चलो ये खेलें वो खेलें। इसका मतलब तुम्हारा जो मेन वर्क है वो क्या होगा, ब्रेक होगा। इसका मतलब क्या हुआ, तुम कंपटीशंस में और पीछे आ गए, समझ में। अरे किसी के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए और पीछे आ जाओगे, समझो इसी तरीके से। तो वर्क कैसे करता है, कंपिटिटिवली इनहिबिटिंग, यानी कंपीट करता है किसके साथ में, जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल, यानी ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए, यानी जो कोलेस्ट्रॉल बनाने वाले एजेंट है उसी के साथ में क्या करेगा, कंपीट करता है। और क्या करेगा, लोअर करेगा, लोअरिंग एजेंट इसीलिए बोलते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, स्टैटिन। दूसरा चीज याद रखना, स्टैटिन को क्या बोलते हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट हमारा है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। इस चैप्टर्स में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कल ही के क्लास में इसको पढ़ाया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, अगर यही नहीं होता तो हमें साफ सुथरा पानी कैसे मिलता, समझ में आए? और इतना पानी हम रोज गंदा करते हैं, पानी पीने के लिए नहीं मिलता। चलो देखो, सिंपल सिंपल तरीके से समझेंगे। ठीक है, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। सबसे पहली बात, दिस इज, ठीक है, कैरीड आउट बाय 2 स्टेप। हम इसको क्या करते हैं, 2 स्टेप में बांटते हैं। ठीक है, 2 स्टेप में, एक कैसा है प्राइमरी ट्रीटमेंट और एक कैसा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट कैसा है, फिजिकल प्रोसेस है, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट कैसा है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। फिजिकल इसको इसलिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि रिमूवल्स ऑफ स्मॉल एंड लार्ज पार्टिकल, जो छोटे और बड़े पार्टिकल्स हैं उसको क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं। और रिमूव करते कैसे हैं, थ्रो बाई 2 प्रोसेस की वजह से, एक है फिल्ट्रेशन और एक है सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन में बड़े बड़े पार्टिकल को क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, और छोटे छोटे पार्टिकल होंगे उनको नीचे बैठने देंगे, उसी को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। ठीक है, समझ में आया? फिर आता है बायोलॉजिकल प्रोसेस, थोड़ा सा इसको देखेंगे ध्यान से। ठीक है, बहुत कुछ ज्यादा नहीं समझना है, बस सिंपल सिंपल चीजें समझनी है। ऐसे ध्यान से देखो, होता क्या है कि म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर यानी पूरे शहर का गंदा पानी एक नाली में बहता हुआ बाहर आता है, उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में लेके आते हैं। ठीक है, वहां पे हम क्या कराएंगे, पहला प्रोसेस फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कराए, जो भी बड़े पार्टिकल्स होंगे उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, और यहाँ पे इसको एक टैंक में लेके आएंगे, लार्ज टैंक में, और यहीं पे क्या करते हैं, इसको रोक के रखते हैं, और फिर सेटल डाउन होता है। जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो सब सैंड वगैरह सेटल डाउन होते हैं, जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, इफ्लुएंट। क्या बोलते हैं, इफ्लुएंट। और इस इफ्लुएंट को फिर ट्रांसफर करते हैं लार्ज एरिएशन टैंक में। अब यहां से यहां तक क्या था, फिजिकल प्रोसेस, यहां तक क्या था, फिजिकल प्रोसेस। इसके आगे का क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस। समझ में? सबसे पहले लार्ज एरिएशन टैंक में इसको ट्रांसफर करते हैं, जिसमें क्या होते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई मिलकर क्या बनाते हैं, फ्लक्स। बैक्टीरिया और प्लस एसोसिएशंस विद फंगल फिलामेंट, बैक्टीरिया एसोसिएशंस विद फंगल फिलामेंट क्या कहलाते हैं, फ्लक्स कहलाते हैं। मैस लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, प्रेजेंट होते हैं एरोबिक क्या, बैक्टीरिया। अब होता क्या है, ये एरोबिक टैंक है, इसका मतलब एरोबिक रिस्पायरेशन होगा, और इसके लिए हमें क्या जरूरत है, ऑक्सीजन की। क्या जरूरत है, ऑक्सीजन की। कल हमने बताया था तुमको कि बीओडी क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। 1 लीटर वाटर लेते हैं, ठीक है, वो वाटर, और उसको प्यूरिफाई करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, बैक्टीरिया का। और बैक्टीरिया जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज करता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, बीओडी। उसी को क्या बोलते हैं, बीओडी। अच्छा, बीओडी जितना ज्यादा होगा, बीओडी जितना ज्यादा होगा, वाटर उतना पॉल्यूटेड होगा। बीओडी जितना ज्यादा होगा, वाटर उतना पॉल्यूटेड होगा। ठीक है, इसका मतलब ऑक्सीजन की जरूरत उतना ही ज्यादा होगी। ठीक, इसमें ग्रो करे हैं। उसके बाद में अब यहाँ पे क्या होगा, जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल होगा इसमें, ठीक है, वो ऑर्गेनिक मटेरियल क्या करेंगे, एरोबिक बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करेंगे और खत्म करेंगे। खत्म करने के बाद में यहाँ वाले जितने भी अमाउंट, जितना भी वाटर है, उसको एक दूसरे चैम्बर में ट्रांसफर करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सेटलिंग टैंक। ठीक है, सेटलिंग टैंक में नीचे पूरा जितना भी बैक्टीरिया होगा, जितना ये फ्लॉक्स होंगे, ये नीचे डिपॉजिट हो जाएंगे, धीरे धीरे सेटल होंगे, और इसको लगातार एजिटेट करते रहते हैं, इसको लगातार हिलाते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें प्रॉपर तरीके से क्या हो, हर जगह ऑक्सीजन की सप्लाई हो। समझ में आ रहा है क्या, हर जगह ऑक्सीजन की सप्लाई हो, समझ में आए, ताकि एरोबिक माइक्रोब्स हैं वो अच्छे से काम कर पाए। फिर उसके बाद में यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मूवमेंट नहीं होना चाहिए, क्यों, सारे चीजों को नीचे बैठना है, तो सारे चीज क्या करते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, जो नीचे होते हैं, एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। और एक्टिवेटेड स्लज के अंदर बहुत सारे एरोबिक माइक्रोब्स हैं, समझ में आए। तो इस एक्टिवेटेड स्लज का थोड़ा सा अमाउंट, अब इसको यहां जब ट्रांसफर करेंगे तो इफ्लुएंट क्या यहां आ जाएगा क्या, इसका मतलब इसमें भी खूब सारे एरोबिक माइक्रोब्स चाहिए, तो हम एरोबिक माइक्रोब्स थोड़ा सा यहां से लेते हैं
और उसके बाद में यहीं पे लाके वापस डाल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इनाकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनाकुलम। ये क्या है? स्टार्टर। क्या है? स्टार्टर। समझ में आए? स्टार्टर है। फिर यहाँ ये ग्रोथ करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, अपना नंबर बढ़ाएंगे। सेटलिंग टैंक में पानी जब साफ हो जाता है, फिर उसके बाद में इसको इसमें ट्रांसफर कर देते हैं। इसको बोलते हैं एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। इसमें क्या होंगे? मेथनोजेनिक बैक्टीरिया होंगे, मतलब एनएरोबिक बैक्टीरिया यानी एनएरोबिक। इसके अंदर जो मीडियम क्रिएट किया जाएगा वो कैसा होगा? एनएरोबिक। और इसमें एनएरोबिक बैक्टीरिया काम करते हैं, और जितना भी रिएक्शंस होगा उसके बाद में पानी और प्योर हो जाता है, और पानी इस लायक हो जाता है कि उसको हम अब वाटर स्ट्रीम में या मेन स्ट्रीम में छोड़ सकते हैं, हम नदी में छोड़ सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? हम नदी में छोड़ने लायक या रिवर में छोड़ने लायक पानी हो जाता है। मतलब वो एनिमल उसका कंजप्शन कर सकते हैं। जैसे हम नदी में पानी छोड़ते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं, पंछी हैं, एनिमल्स, जानवर हैं, जैसे कि जंगल में रहने वाले बहुत सारे जीव हैं, वो उस पानी का कंजप्शन करने लायक हो जाते हैं। इतना साफ पानी हो जाता है। ठीक, समझ में आया क्या? ये पूरा प्रोसेस यहां तक फिजिकल, और यहाँ के बाद के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल प्रोसेस। पानी साफ हो जाता है। कुछ चीजें इसमें और है, उसको देखेंगे। पानी को साफ करने के लिए सरकार के द्वारा चलाया गया स्कीम क्या है? गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान। ठीक है, समझ में? ये दो प्लान चलाया गया था, तो याद रखना है इसको। ठीक, आगे आओ। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? माइक्रोब्स इन प्रोडक्शंस ऑफ बायोगैस। क्या है? माइक्रोब्स इन प्रोडक्शंस ऑफ बायोगैस। बायोगैस का प्रोडक्शन कैसे होगा? स्टार्टिंग में सबसे पहले ध्यान से सुनो, इसको शहरों में नहीं लगाया जाता है, क्योंकि शहरों में हमें एनिमल्स का जो गोबर है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, गांव में इजिली अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो इस वजह से ये गांव में प्लांट हमको देखने को मिलता है। इसको क्या करते हैं? एक कंक्रीट का 10 से 15 मीटर, कंक्रीट का 10 से 15 मीटर, ठीक है, समझ में? 10 से 15 मीटर नहीं, 10 से 15 फीट। ठीक है, 10 से 15 मीटर बहुत बड़ा गड्ढा हो जाएगा। ठीक है, 10 से 15 फीट क्या करते हैं? इसको नीचे एक गड्ढा बनाते हैं। ठीक है, चारों तरफ से, और उसके बाद में उसमें एक ऐसे, ये जो ऊपर का जो पार्ट है वो स्टील का पार्ट लगभग बना रहता है, और ऐसे फ्लोट करता है इसी के ऊपर। ठीक है, समझ लो कि ये कंक्रीट का एक चैम्बर है। ठीक है, और उसके ऊपर एक ऐसे कटा नहीं, गोल गोल ऐसे ड्रम जैसे क्या है, उसी के ऊपर ऐसे तैरता रहता है। इसका मतलब यहाँ जो भी रिएक्शंस होगा, यहाँ पे रिएक्शंस होने की वजह से यहाँ पे जो भी ऑक्सीजन बने, ऑक्सीजन सॉरी, जो भी गैसियस मॉलिक्यूल बनेंगे वो क्या होंगे? ऊपर जाएंगे। अरे गैस के मॉलिक्यूल ऊपर जाते हैं, ठीक है, हल्के होते हैं, तो ऊपर जाएंगे, उसकी वजह से ये ऊपर नीचे होना चाहिए। इसीलिए देखो यहाँ पे ये वाली और ये वाली दोनों लाइनिंग मिलती जुलती नहीं है, थोड़ा सा खाली होता है, और ये जैसे जैसे इसका प्रोडक्शन होता रहेगा गैस का, ये ऊपर जाएंगे, और यहाँ पे एक नॉब रहेगा। ठीक है, जब हम चाहेंगे तो इसको रेगुलेट कर सकते हैं, गैस निकाल सकते हैं। ठीक है, लगातार ऐसा नहीं है कि लगातार जाता रहेगा। इसमें ये क्या है? गैस होल्डर है, इसमें गैस इकट्ठी होती रहती है। ठीक है, यहां से क्या करते हैं? यहां से हम गोबर, ठीक है, डंग और वाटर को दोनों को मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद में इसमें ऐसे डाल देते हैं जहां पे ये आके नीचे ऐसे इकट्ठा होते हैं। यहाँ पे कौन से बैक्टीरिया? इसमें मेनली मेथनोजेन बैक्टीरिया होते हैं। क्यों? गोबर के अंदर रिमिनेंट ऑफ कैटल, यानी कैटल के गट में अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? मेथनोजेंस। ठीक है, जो क्या करते हैं? सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं, और उनके थ्रू वो आते हैं। जो गाय का गोबर या भैंस का गोबर, किसी का भी गोबर है, उसको तुम देखोगे माइक्रोस्कोप से, खूब सारे मेथनोजेंस बैक्टीरिया उसमें दिखाई देंगे। ठीक है, समझ में आए? वो जहां इकट्ठा रहता है, अरे तुम उसको इकट्ठा करके और उनको ऐसे बंद करके और एक पाइप लगा दो ऐसे करके। ठीक है, और उसमें वो जब रिएक्शंस करेंगे, एनारोबिक रिएक्शंस करेंगे, तो उसमें गैस बनेगी, और उस गैस को इकट्ठा करके और कभी जला के देखना, ये मेथेन गैस जलेगी। समझ में आया? उस गोबर से जो रिएक्शंस होगा वो जलेगा। ठीक, मेथेन गैस बनती है, CO2 बनेगा, ठीक, H2 बनेगा, और फिर उसके बाद में ये धीरे धीरे जो खराब होता रहता है, जो क्या होता है, जिसका क्या हो सकता, डिकम्पोजिशन हो जाता है, वो क्या करते हैं? ऐसे वापस इसमें आते हैं। यहां से हम क्या करते हैं? इसको बाहर निकालते हैं, और अब खेतों में क्या करते हैं? फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं। किसकी तरह?
फर्टिलाइजर की तरह हम यूज करते हैं इसको बाहर निकाल के। समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब इधर से हम डालते हैं, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ क्या होगा, डाइजेस्ट होगा, इसको डाइजेस्टर बोलते हैं। गैस बनेगी, गैस का यूज हम करते हैं हाउस में, ठीक है, हम घरों में इसको लेके जाते हैं, इसकी वजह से हम कुकिंग करेंगे, ठीक है, लाइटिंग और कुकिंग यूज करेंगे। किसमें यूज करते हैं? लाइटिंग एंड, ठीक है, कुकिंग में यूज करेंगे हम, लाइटिंग और कुकिंग में यूज करते हैं उसको, गैस को, ठीक। उसके बाद में ये सारी बहुत सिंपल प्रोसीजर है, बस गंदगी इससे होती है इसलिए इसको ज्यादातर लोग यूज नहीं करते हैं, बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन गांव में बहुत सारे लोग जिनको फ्री में मिला था, ये सरकार के थ्रू सहयोग मिला था ना, उन्होंने लगवाया था, ठीक। इधर देखो नीचे, बायोगैस प्लांट जो है, दिस टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड एंड डेवलप्ड बाय, ठीक है, इसको डेवलप किया किसने? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। याद रखेंगे फुल फॉर्म IARI, अगर कभी फुल फॉर्म आता है पूछने के लिए, मैचिंग कराने के लिए, तो याद रखेंगे इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और दूसरा क्या है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC। ये दोनों क्या किए थे? डेवलप किए थे इस प्लांट को, ठीक। बस इसके बाद में नेक्स्ट वाले में आ जाओ, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। इसको नहीं पढ़े थे, ठीक है, इसके आगे का हम लोगों को पढ़ना है। क्या है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट? देखो सबसे पहली बात है, जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो तुम्हारे समझ में आना चाहिए। क्यों इसको हम पढ़ रहे हैं, बायो कंट्रोल एजेंट क्या होता है, ये चीजें तुम्हारे समझ में आनी चाहिए, बरोबर। देखो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड, इधर देखो, ऐसे ध्यान से समझेंगे। होता क्या है कि आजकल हम खूब भर भर के इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? इसका मतलब जहर यूज कर रहे हैं। इतने लोग बैठे हैं, सारे लोगों को पता होगा, तुमने सुना होगा कि खेत की दवाई पी के मर गए, ये कर लिया, सुसाइड कर लिया, कभी सुना है कि नहीं? हाँ सुना होगा, ठीक है। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड पी लिया, सुना होगा पेस्टिसाइड पी लिया। इसका मतलब जो कीड़े मकोड़ों को मारने की दवाएं होती हैं, जो इंसेक्ट को मारने की दवाई होते हैं, उसे पीने से हम भी मर जाते हैं, हमारे लिए भी नुकसानदायक होती है। बात नहीं करो, हमारे भी लिए, तुम अपने आंखों में डाल लोगे, तुम उसको पी लोगे तो तुम्हारे आंखें खराब हो जाएंगी, ठीक है। बहुत बार क्या होता है, हम उसको स्प्रे कर रहे होते हैं, इंसेक्टिसाइड को स्प्रे कर रहे होते हैं, उसकी वजह से हमारे स्किन पे वो केमिकल्स गिरता है, जिसकी वजह से हमें एलर्जी होती है, हमारी स्किन डैमेज होती है। इसका मतलब इतना खतरनाक अगर कोई केमिकल्स है तो उसको हम यूज कर रहे हैं। मान लो तुम कोई इंसेक्टिसाइड खेत में डाल रहे हो, इंसेक्ट को मारने का काम है उसका, तो ये बताओ कि तुम्हारा जो फसल, तुम्हारा जो यील्ड है वो खराब हो रहा है या कम हो रहा है, वो किसकी वजह से? इंसेक्ट की वजह से। लेकिन हो सकता है कि वो एक पर्टिकुलर इंसेक्ट की वजह से हो रहा हो, बात सही है कि नहीं? लेकिन तुम क्या इंसेक्टिसाइड डालोगे तो क्या केवल वही इंसेक्ट मरेगा? नहीं, उसकी वजह से 10 और मर सकते हैं, क्या बहुत सारे और मर सकते हैं। कुछ ऐसे इंसेक्ट भी मरेंगे जो तुम्हारे फसल्स को, यानी तुम्हारे जो तुमने प्लांट लगाए हैं, जो तुम्हारा जो भी है उसको बचा रहे होंगे। तुम्हारे खेतों में छोटे छोटे वो फ्रॉग देखने को मिलते हैं, मेढक, ऐसे ऐसे कूदते रहते हैं, टोड, तुम्हारे फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। उनका काम क्या है? इंसेक्ट को पकड़ पकड़ के खाना। हमारे घरों में छिपकली घूमती रहती है, तुम लोग उठा के झाड़ू मारना स्टार्ट कर देते हो, उठा के डंडा, और दौड़ाते दौड़ाते उसकी पूंछ काट लेते हो, ठीक है। हाँ पूंछ वो तोड़ देती हैं, कभी तोड़ते हुए देखा है? उनको तुम ज्यादा देर रूम में बंद करके दौड़ाओ ना, और पूंछ उसकी बड़ी हो, बढ़िया सी मोटी पूंछ हो, थोड़ी देर बाद देखना वो पूंछ अपनी काट देगी। वो काटने का उनके पास हुनर होता है, क्यों? क्योंकि उनके पूंछ में, उनके टेल में रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, और वो रीजनरेट करके फिर से बड़ा कर लेती हैं। तो वो प्रोटेक्शन का उनका एक डिफेंस मैकेनिज्म है। वो उनको लगता है कि मैं अपने आप को चोट पहुंचा लूंगी तो दया आ जाएगा इनको, फिर मारना छोड़ देंगे, अरे पूंछ बेचारी कट गई, छोड़ दो, जाने दो, ऐसे बोलेंगे और दया करेंगे और जाने देंगे, ठीक है। सबका अपना एक मैकेनिज्म होता है, उनका भी है। लेकिन वो तुमको आज तक कभी सुना है कि किसी को छिपकली ने काट लिया और मर गई? नहीं ना, कभी नहीं। कभी सुना कि छिपकली ने हमारे ऊपर गिर गई थी और ये देखो कि क्या इन्फेक्शन हुआ? कभी नहीं सुना होगा।
फिर भी हम बहुत ज्यादा डरते हैं। ठीक है, हम की बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग हम भी। छिपकली आती है तो बाहर का रास्ता जब तक दिखा नहीं देते तब तक लगता है कि ऐसा ना हो हमारे ऊपर ही आ जाए। ठीक है, हाँ होता है, मतलब लेकिन वो आज तक ऐसा कोई केस नहीं देखने को मिला है जब हमको वो नुकसान पहुंचाए। बहुत रेयर केस में होता है। ठीक है, क्योंकि पॉइजन्स नहीं है उनके अंदर। कहाँ पॉइजन्स है? नहीं है। जो नॉन पॉइजनस है वो जो घूमती है हमारे घरों में, लेकिन काम कितना बढ़िया करती हैं। वो जहां बल्ब लगा होता है, जहां सेफल जल रहा होता है, वहीं पे रहती हैं। वहां पे क्यों रहती है? वहां पे इंसेक्ट आते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं, उनको क्या करती हैं? खाती हैं। ठीक है, तो सिंपली वो किसी स्पीसीज को कंट्रोल करती है, प्रीडेटर का काम करती है। ठीक है, और हमारे लिए तो बहुत फायदेमंद है। अब सोचो, खेतों में अंदर जो हमारे खेतों के अंदर जो क्या है, अर्थवर्म है। इधर देखना है, सुनना भी है। जो अर्थ है हमारे खेतों के अंदर, नहीं वहां से ही पढ़ोगी क्या? हाँ इधर इधर पढ़ो, इधर मेन इधर चालू है। ठीक है, उधर देखने का मौका मिलेगा, घर पे जाके देखना। ठीक, सुनो क्या बोल रहा था मैं। इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड को हम खेतों में डालते हैं, इसकी वजह से अर्थवर्म जो नेचुरल यूरिया का फॉर्मेशन करते हैं बिना किसी रुपया और पैसा लिए, इसका मतलब वो भी उस पेस्टिसाइड से, इंसेक्टिसाइड से मरेंगे क्या? मरेंगे। ठीक है, हम जब बाहर से केमिकल फर्टिलाइजर्स डालते हैं उसकी वजह से मरेंगे क्या? मरेंगे। पीएच का कंडीशंस बहुत ज्यादा बदल देते हैं, जिसकी वजह से वो फेवरेबल कंडीशंस उनके सर्वाइवल के लिए नहीं रहता है। इंसेक्टिसाइडल के लिए हम किसी एक पेस्ट को मारना चाहते हैं, लेकिन उसकी वजह से कई सारे पेस्ट मारे जाते हैं, कई सारे और ऐसे इंसेक्ट मारे जाते हैं जिनकी वजह से उनका कोई नुकसान नहीं होता है। हर बड़े इंसेक्ट कभी कभी वो हमारे प्लांट को नहीं खाते हैं, वो इंसेक्ट को खाते हैं। तो जो हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचा रहे थे उनको खा रहे होते हैं, तो इनडायरेक्टली हमको वो क्या कर रहे होते हैं? बेनिफिट पहुंचा रहे होते हैं। फ्रॉग भी हमारे खेतों में होते हैं, बेनिफिट पहुंचाते हैं। हमारे खेतों में अगर कहीं सांप है, और वो भी कौन सा, रेड स्नेक है, तो कभी मत मारना, कभी भी मत मारना। रेड स्नेक है, पकड़ लेना, छोड़ देना, अपने खेतों में ले जाके छोड़ देना। वो तुमको ज्यादा से ज्यादा करेगा तो काट लेगा और ब्लड निकलेगा, नॉन पॉइजनस होते हैं। तुमको पहचानना आना चाहिए रेड स्नेक है। उनको अगर तुमने मार दिया तो तुम्हारे खेतों में जो चूहे हैं ना, वो चूहे फिर आतंक मचाएंगे। और अगर उनको रहने दोगे तो तुम्हारे खेतों में चूहे नहीं रहेंगे। ठीक है, हाँ। कहीं ज्यादा सांप है तो तुम कुछ मत करो, वहां पे पीकॉक लाके छोड़ दो। क्या लाके? पीकॉक क्या होते हैं? मोर, मोर बोलते हैं, समझ में? लाके छोड़ दो, 3-4 पीकॉक लाके छोड़ दो। धीरे धीरे अपने आप वहां पे सांप आपको देखने को नहीं मिलेंगे, यानी एक भी स्नेक देखने को नहीं मिलेंगे। क्या करते हैं? वो उनको मार के खा जाते हैं। खाते हैं या नहीं खाते हैं, मारते जरूर हैं। समझ में? हाँ। तो ये क्या, एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज पे डोमिनेंसी दिखाती है। ठीक है, और वो नेचर का इकोसिस्टम बैलेंस करने का तरीका है। उसमें हम इंटरफेरेंस करके हमने क्या बनाया? इंसेक्टिसाइड और क्या बनाया? पेस्टिसाइड, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में क्या हुआ? पॉपुलेशन, यानी पॉल्यूशन इंक्रीज हुआ। पॉल्यूशन का मतलब है वो केमिकल से ज्यादा हुए। हम अपने खेतों में फर्टिलाइजर डालते हैं, हमको लगता है कि मैं अपने बस खेत में डाला हूं। तुमने अपने खेत में केवल नहीं डाला है, तुमने उस धरती पे डाला है, तुमने उस धरा पे डाला है। ठीक है, और तुमने उस जगह इंटरफेरेंस क्रिएट करी है पूरे अर्थ के लिए। क्यों? क्योंकि वो पानी जब बारिश होगा तो आपके खेतों का इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड बह के दूसरे के खेत में भी जाएगा, और वहीं पे जहां वाटर रिजर्वायर होगा, तालाब होगा, वहां पे जाएगा। अगर पास में नदियां हैं तो बह के नदी में जाएगा, और उन नदियों से बह के समुद्र में जाएगा। यानी समुद्र में गया तो समझ लो कि पूरा का पूरा बहुत दूर तक उसने चला। खराब थोड़े होने वाले, केमिकल्स हैं। इसका मतलब जो पॉन्ड्स के अंदर जो भी जीव होंगे उनको भी इंसेक्टिसाइड्स नुकसान करेगा। यानी कहीं पे एक छोटा सा पॉन्ड है, चारों तरफ उनके खेत हैं, सारे लोग इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं। इसका मतलब उस पॉन्ड में जितनी मछलियां हैं उनके अंदर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जा रहा है। फिर वहां से हम जा रहे हैं, मछली पकड़ के लेके आ रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं और खा रहे हैं। इसका मतलब वो पेस्टिसाइड हो हमारे बॉडी के अंदर भी जा रहा है। हो सकता है वो कार्सिनोजेनिक हो, तो हमारे अंदर कैंसर क्रिएट करेगा, करेगा कि नहीं? तो इनडायरेक्टली तो नुकसान हमको भी पहुंचाना है। ठीक है, वो कहते हैं ना धरती गोल है। ठीक है, तो कहीं भी तुम घूम के आओगे तो वहीं एक जगह आओगे, वहीं पे, हाँ आने वाले वहीं पे। जो तुम करोगे कर्मा तुमको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, इधर आओ। इसका मतलब बहुत सारे स्पीसीज के लिए हानिकारक है। इसको बचाने के लिए हम बायो कंट्रोल एजेंट का यूज करते हैं। किसका? बायो कंट्रोल एजेंट का। होते क्या है, जैसे एक होता है बीटल,
रेड और ब्लैक मार्किंग के क्या होते हैं, बीटल होते हैं। ठीक है, नाम क्या है बीटल का, लेडी बर्ड। क्या है, लेडी बर्ड, नाम याद रहेगा, समझ में। ठीक है, क्या नाम है, लेडी बर्ड। गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ का मतलब ये इनको दूर भगाते हैं या इनको खत्म करते हैं, किसको, एफिड को। किसको, एफिड को। एफिड क्या है, पेस्ट है। ठीक है, माइक्रोब्स और बायो कंट्रोल एजेंट, तो ये नुकसान पहुंचाते हैं, ये हमारे फसल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। जो हमारे खेतों में जो क्रॉप्स लगे हैं, उन क्रॉप्स को कौन नुकसान पहुंचा रहा है, एफिड। उस एफिड को कौन भगाता है, कौन मारता है, लेडी बर्ड। कौन सा, लेडी बर्ड। दूसरा है ड्रैगन फ्लाइज। ड्रैगन फ्लाइज ये किसको भगाते हैं, मॉस्किटो को। जो मॉस्किटो है उनको कौन खत्म करता है, कौन भगाता है, ड्रैगन फ्लाइज। ठीक है, ड्रैगन फ्लाइज, समझ में आया क्या। तो ये क्या हो गए, हमारे बायो कंट्रोल एजेंट हो गए। क्या हो गए, बायो कंट्रोल एजेंट। उसके बाद में एक आता है बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस, नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है, नीट में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। एक जगह नहीं दिया गया है, दो दो चैप्टर में इसका जिक्र किया गया है, तो इसलिए नाम याद रखना कि अगर दो जगह अगर एक चैप्टर में, दो चैप्टर में अगर इसका जिक्र किया गया है तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस कंट्रोल करता है किसको, बटरफ्लाई कैटरपिलर को। बटरफ्लाई कैटरपिलर लार्वल स्टेज में होते हैं तो एक कीड़े जैसे नजर आते हैं। ठीक है, ये ऐसे कुछ इस तरह से ऐसे मार्किंग करके ऐसे रहेंगे। ठीक है, कैटरपिलर ऐसे छोटे, मतलब लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होते हैं। बटरफ्लाई कैटरपिलर ये क्या करते हैं, ये क्रॉप को खाते हैं। ठीक है, जैसे हमने कोई प्लांट लगाया हो, उस प्लांट पे ये कैटरपिलर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और उसको क्या करते हैं, खाते हैं। मतलब हमारे क्रॉप को इनडायरेक्टली क्या करते हैं, डायरेक्टली नुकसान पहुंचाते हैं। नुकसान पहुंचाने की वजह से हम क्या करते हैं, बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस क्या है, बैक्टीरिया है। क्या है, बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस क्या है, बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया, अच्छा हमने बताया था कि बैक्टीरिया कभी कभी अनफेवरेबल कंडीशंस में होते हैं तो स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम बैक्टीरिया के स्पोर को ड्राइड कंडीशंस में, यानी स्पोर बनता है तो चारों तरफ कवरिंग बना लेते हैं, लेकिन वो लिविंग बींग्स में रहते हैं। हम उनको क्या करते हैं, ड्राइड स्पोर को हम मार्केट से लेके आते हैं, मिलते हैं बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस के ड्राइड स्पोर्स, सैचेट में मिलते हैं। सैचेट का मतलब होता है छोटा सा पैकेट। ठीक है, पैकेट में रहेंगे तो उस पैकेट को लेके आएंगे और उसके बाद में ड्राइड स्पोर्स को खोलेंगे, सैचेट को पानी में डालेंगे और पानी में घोल बना के क्या करेंगे, हम प्लांट के ऊपर डाल देंगे। अब इसका मतलब हमने इनडायरेक्टली क्या डाल दिया है, बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस के स्पोर। वो स्पोर जर्मिनेट करके क्या उस पे रिलीज करेंगे, बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया रिलीज करेंगे जो क्या करेंगे, अब ये बैक्टीरिया उस लीफ पे है, किस लीफ पे, जिस लीफ पे क्या ग्रो कर रहा है, बटरफ्लाई का कैटरपिलर। ऐसे देखो, ये लीफ है, इस पे कैटरपिलर है। हमने क्या किया, बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस स्पोर का सैचेट पानी में घोल के इसके ऊपर छिड़क दिया। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, इसी लीफ खाते रहते, लीफ को खाते रहते कैटरपिलर, समझ में। लीफ को खाते हैं तो ये स्पोर को या इस बैक्टीरिया को खा जाते हैं। ये बैक्टीरिया इनके गट में जाते हैं और क्या, पानी पीना है, हाँ, इंटेस्टाइन फट जाता है, किसका, कैटरपिलर का। कौन बोल रहा है, शीतल, हाँ तुम बोल रही। देखो ये क्या होता है, इनके स्टमक के अंदर पीएच कैसा होता है, एल्कलाइन। ठीक है, समझ में। हमारे स्टमक के अंदर पीएच कैसा होता है, एसिडिक। एल्कलाइन पीएच होने की वजह से क्या होता है, ये इनके अंदर बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस के अंदर जो केमिकल प्रेजेंट होता है वो केमिकल पॉइजनस इनके लिए केवल हो जाता है, सबके लिए नहीं। तो बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस जो केमिकल रिलीज करता है और जब ये एक्टिव होता है किसके लिए, इसके गट के अंदर जो पीएच होता है उसकी वजह से, तो फिर पीएच चेंज होने की वजह से इसके अंदर पॉइजन की तरह काम करता है। तो ये कैटरपिलर का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। तो ये क्या हो गया, एक स्पीसीज स्पेसिफिक हो गया। इसका मतलब है कि ये जो बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस है सबको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ये कुछ पर्टिकुलर टारगेटेड स्पीसीज को नुकसान पहुंचाते हैं। ध्यान से समझना, हमने क्या बोला, टारगेटेड स्पीसीज के।
इसका मतलब ये हुआ कि जो बायो कंट्रोल एजेंट है वो सबको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वो लिमिटेड स्पीसीज को ही नुकसान पहुंचाते हैं। जो स्पीसीज क्या करते हैं, जैसे कैटरपिलर लार्वा है, ये क्या करता है, हमारे जो क्रॉप्स है उसको नुकसान पहुंचाता है। उसकी वजह से हमने एक स्पेसिफाई कर दिया कि ये खाएगा तो मरेगा और दूसरे खा जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आया? दूसरे इंसेक्ट खाने से कोई दिक्कत नहीं होता, वो नहीं मरते हैं। समझ में? चलो, अच्छा ये समझ में आ गया कि नहीं आया? आया ना? बैसिलस thuringiensis आया। उसके बाद में आता है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन हम आगे पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा समझ लो। बीटी कॉटन होता है बैसिलस thuringiensis। इसमें कॉटन में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प लेके हम क्या करते हैं, प्लांट को ही चेंज कर देते हैं, प्लांट के अंदर ही इम्प्लांट कर देते हैं बैसिलस thuringiensis की वजह से। जब भी क्या होता है, कॉटन, कॉटन हिंदी में बोलते हैं कपास, ठीक है, जिससे रुई बनाया जाता है, कॉटन बनाया जाता है। तो ये जब बड बनता है ना, तो ये क्या करते हैं, इंसेक्ट उसी बड में क्या करते हैं, छेद कर देते हैं और पूरा का पूरा बड ही खराब कर देते हैं। जो आगे चल के कॉटन बनने वाला था उसी बड को खराब कर दिया, तो हमारा यील्ड ही नहीं बढ़िया से मिला। तो इसके लिए प्लांट में हम मॉडिफाई यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू क्या करते हैं, हम उसको प्रिवेंट कर देते हैं। क्या बोलते हैं, बीटी कॉटन। हम आगे देखेंगे। अभी देखना है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा क्या है, फ्री लिविंग फंजाई है। क्या है, फ्री लिविंग फंगस है। क्या, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, कुछ समय पहले पढ़ा था। ट्राइकोडर्मा इन रूट इकोसिस्टम, कहां पे, इन रूट इकोसिस्टम इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट सेवरल प्लांट पैथोजेंस। यानी ट्राइकोडर्मा को हम कहां पे, रूट इकोसिस्टम, हम रूट के अंदर क्या करते हैं, रूट इकोसिस्टम में ये काम करते हैं ट्राइकोडर्मा, जिसकी वजह से ये बहुत सारे पैथोजेंस के लिए क्या करते हैं, बायो कंट्रोल करते हैं। यानी हम कभी कभी क्या करते हैं, फसल कोई प्लांट लगाते हैं, प्लांट लगाने के बाद में हम देखते हैं उसको प्रॉपर पानी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, ठीक है, ऊपर का कंडीशन, ऊपर का एनवायरमेंट सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी प्लांट ग्रो नहीं करता है, सूख जाता है। इसका मतलब उसके रूट में कुछ माइक्रोब्स या कुछ पैथोजेंस लगे होंगे, ठीक है। हम कभी कभी प्लांट लगाते हैं और प्लांट नहीं सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कभी कभी उसमें पैथोजेंस की वजह से वो रूट सिस्टम पे क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं और उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। अब सोचो, अगर तुम्हारा रूट ही नहीं काम करेगा तो क्या वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करेगा, धीरे धीरे क्या होगा, पत्तियां सूख जाएंगी और प्लांट का क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। बहुत बार हम इंस्पेक्शन नहीं करते हैं जमीन का और प्लांट लगा देते हैं, ठीक है, और प्लांट लगाने के बाद में अच्छा खासा प्लांट हमारा सूख जाता है, ग्रो नहीं करता है। समझ में? तो हम क्या करेंगे, अब ये क्या, ट्राइकोडर्मा क्या है, फ्री लिविंग फंजाई है और ये हेल्प करता है रूट इकोसिस्टम के साथ में, यानी रूट के सिस्टम के साथ में मिल करके इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट है सेवरल प्लांट पैथोजेंस। बहुत सारे प्लांट के पैथोजेंस है जो प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके रूट को प्रोटेक्ट करता है। क्लियर? समझ में आया क्या? आगे आओ। इसमें देखना है, एक बैकिलो वायरस है। क्या है, बैकिलो वायरस। बैकिलो वायरस क्या है, अटैक इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड। मतलब ये इंसेक्ट किस पे, इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड्स पे ही अटैक करते हैं, ठीक है। और जीनस कौन सा है, बैकिलो वायरस का जीनस, नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, बैकिलो वायरस का जीनस कौन सा है, क्या है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। क्या, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, याद रहेगा क्या, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। कितना हो रहा है टाइम, 4:15 नहीं हो गया, 4:15 हो गया, चलो कोई बात नहीं है। जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो है, ठीक है। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस क्या है, बैकिलो वायरस का जीनस कौन सा है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। अच्छा, इसका जो खास बात क्या है, यह है स्पीसीज क्या है, स्पीसीज स्पेसिफिक, मतलब ये हर स्पीसीज को नुकसान नहीं पहुंचाता है, एक पर्टिकुलर स्पीसीज को ही नुकसान पहुंचाता है। नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशंस है। नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है ये वाइड स्पेक्ट्रम हो गया, जैसे कोई चीज है, कोई इंसेक्टिसाइड है, बहुत सारे इंसेक्ट को मारता हुआ जा रहा है, और कोई इंसेक्टिसाइड है जो जा तो रहा है लेकिन एक पर्टिकुलर स्पीसीज को मारते हुए जा रहा है, बाकी सबको छोड़ते हुए जा रहा है। समझ में? जैसे तुम खेतों में चल रहे हो, ठीक है, और तुम देख रहे हो कि बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं, कुछ इतने बड़े हैं, कुछ इतने बड़े हैं, तो जितने छोटे छोटे प्लांट हैं तुम पैर रख के उन्हीं को क्या कर रहे हो,
खत्म करते हुए जा रहे हो, ठीक है। बड़े बड़े प्लांट को क्या कर रहे हो, छोड़ते हुए जा रहे हो। इसका मतलब तुम्हारे अंदर क्या एक सेट है कि मैं इतने छोटे प्लांट है उन्हीं को खत्म करूंगा, सबको नहीं। एक है क्या, सबको खत्म करते हुए एक तरफ से जा रहा है। तो उसी तरीके से स्पीसीज स्पेसिफिक है और कैसा, नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल है, यानी इंसेक्ट को मारने का काम कैसा है, नैरो है, मतलब बहुत वाइडर नहीं है, बहुत सारे स्पीसीज का नुकसान नहीं करेगा। कौन सा वायरस है, बैकिलोवायरस। जीनस इसका कौन सा है, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, ठीक है। कौन सा जीनस, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। चलो खत्म हो गया लगभग। लास्ट है माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर्स, ठीक है। चैप्टर माइक्रोब्स, अगर हम बायोफर्टिलाइजर्स की बात ना करें तो भी खत्म नहीं होगा। माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग सुना होगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से ये प्रोडक्ट बना है, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं पूरी तरीके से, कैसा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, महंगे मिलते हैं। आप बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में, कॉम्प्लेक्स में जाओगे तो वहां पे सब्जियां पे लिखा होगा ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से उगाई गई हैं। उसका मतलब क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से उगाई गई, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइडर, इस सब का यूज नहीं किया गया है, ठीक है। तो उसपे वो अपने आप से ग्रो किया है, ठीक। इधर देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग, यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, हम यूज कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स का, लेकिन वो केमिकल्स फर्टिलाइजर नहीं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स काम कैसे करते हैं, मेन क्या है, मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स कौन कौन से मेन सोर्स है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया। क्या, फंजाई, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये मेन सोर्स है। सिम्बियोटिक एसोसिएशंस ऑफ राइजोबियम, मतलब राइजोबियम सिम्बियोटिक एसोसिएशंस किससे करता है, रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट कौन कौन से हैं, जैसे कि पी प्लांट लेग्यूमिनस प्लांट है, ठीक है, समझ में। पी प्लांट क्या है, लेग्यूमिनस प्लांट है। आप समझो पी प्लांट का, लेग्यूमिनस प्लांट्स का और राइजोबियम का एसोसिएशन हो, और दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म में। समझ में आए। ऐसा है कि एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है और ये प्लांट के साथ में एसोसिएशन किसका है, राइजोबियम बैक्टीरिया का, और ये राइजोबियम का एसोसिएशन इस प्लांट के साथ में है, ठीक है, रूट के साथ में। अब यहाँ पे N2 क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। अब इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये क्या कर रहे हैं, जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन हुआ है, क्या बनता है, नोड्यूल बनता है। क्या बनता है, नोड्यूल बनता है। अब ये नोड्यूल क्या कर रहे हैं, इस नोड्यूल में क्या है, बैक्टीरिया है। कौन से बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। और ये लेग्यूमिनस प्लांट का क्या है, रूट है। रूट में नोड्यूल बना है, ये नोड्यूल एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को खींच के क्या कर रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहा है। क्या बना रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहा है। समझ में है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सॉइल है, नीचे मिट्टी है, और ऊपर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो अभी गैस के फॉर्म में ऊपर घूम रहा है, उसको क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर दे रहा है ऑर्गेनिक फॉर्म में। इसका मतलब नाइट्रोजन की कैपेसिटी सॉइल में बढ़ा रहा है क्या, न्यूट्रिशन वैल्यू सॉइल में बढ़ा रहा है क्या। इसकी वजह से क्या होता है, फायदा होता है। फसल चक्र जिसको अच्छे से पता होता है वो बढ़िया यूटिलाइज करता है। फसल चक्र का मतलब होता है एक बार हम लेग्यूमिनस प्लांट का यूज करें और उसके बाद में दूसरे प्लांट का। लेग्यूमिनस प्लांट का यूज करेंगे, इसका मतलब राइजोबियम के साथ में क्या करेंगे, सॉइल की न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ा देंगे। इसलिए बार बार के कोई एक फसल नहीं उगानी चाहिए। फसल यानी क्रॉप क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। मतलब उसमें लेग्यूमिनस प्लांट उगाओ, फिर शुगर केन उगाओ, फिर कोई दूसरा उगाओ, फिर लेग्यूमिनस प्लांट, ऐसे करके उसके बाद में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को चेंज करेंगे। उसके बाद में दूसरा आता है बैक्टीरिया। अदर बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू, ठीक है। इनरिचिंग का मतलब होता है, इनरिच का मतलब होता है बढ़ा देना, रिच कर देना, किसको, नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल को। ये भी वही काम कर रहे हैं। इन बैक्टीरिया का नाम क्या है, थोड़ा सा पढ़ो इसको, एजोस्पाइरुलम, एजोस्पाइरुलम और एजेटोबैक्टर। क्या है, एजोस्पाइरुलम और एजेटोबैक्टर। फ्री लिविंग कंडीशंस होते हैं, फ्री लिविंग कंडीशंस में सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, अच्छा ये फ्री लिविंग कंडीशंस में है, किसी के साथ एसोसिएशंस में नहीं है। समझ में है क्या, ये कैसे कंडीशंस में है, फ्री लिविंग कंडीशंस में, किसी के साथ एसोसिएशंस में नहीं है। और ये क्या करते हैं, सेम काम वही करते हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, नाइट्रोजन कंटेंट में, ठीक है। जैसे नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया तो क्या हो गया, इन रिचिंग द, यानी बढ़ा देते हैं सॉइल कंटेंट में नाइट्रोजन के कंटेंट को, ठीक है। माइकोराइजा, माइकोराइजा पहले से तुम लोग जानते हो, बहुत अच्छे से वाकिफ हो। रूट ऑफ हायर प्लांट, जैसे कि रूट ऑफ हायर प्लांट, जैसे कि पाइनस,
पाइनस रूट, ठीक है। जैसे साइकस में क्या होता है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन किसके साथ में, नास्टॉक और एनाबिना के साथ में, क्या बोलते हैं, कोरोलाइड रूट, क्या बोलते हैं, कोलोराइड रूट। लेकिन यहाँ क्या, माइकोराइजा एसोसिएशन ऑफ हायर प्लांट विद फंगस, फंगस के साथ में, यानी सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ प्लांट विद फंजाई, क्या कौन सा फंगस, ठीक है। देखो इधर, इधर देखो जीनस कौन सा है, जीनस कौन सा है फंगस का, ग्लूमस, कौन सा है, ग्लूमस, ठीक है। याद रखना कि जो माइकोराइजा बनता है, ठीक है, एसोसिएशंस है हायर प्लांट के, जैसे कि पाइनस विथ फंजाई के साथ में, और वो माइकोराइजा जीनस कौन सा है, ग्लूमस, फंजाई का कौन सा जीनस, ग्लूमस, ठीक है। फंक्शंस क्या होता है, एब्जॉर्ब फास्फोरस। नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि एब्जॉर्ब फास्फोरस यानी माइकोराइजा किसका एब्जॉर्प्शन कराएगा, तो याद रखना है वहां पे आपको फास्फोरस भी देखने को मिलेगा, वहां पे आपको कैल्शियम भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, समझ में आए, पोटेशियम भी और मैग्नीशियम भी देखने को मिल सकता है। तो तुमको याद रहना चाहिए कौन सा एलिमेंट है, फास्फोरस। इधर देखो साइनोबैक्टीरिया, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, कौन से साइनोबैक्टीरिया, एनाबिना और नास्टॉक, और कौन सा, ऑस्लिटोरिया, क्या ऑस्लिटोरिया, कौन सा, नास्टॉक, एनाबिना, ऑस्लिटोरिया, कौन सा, नास्टॉक, एनाबिना, ऑस्लिटोरिया एक्सेट्रा। ये साइनोबैक्टीरिया है, ये भी क्या करते हैं, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यानी जो भी सॉइल कंटेंट के न्यूट्रिशनल क्वालिटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, इनरिच कर रहा है, वही को क्या कहलाते हैं, वही क्या कहलाते हैं, बायो फर्टिलाइजर। यानी बायो फर्टिलाइजर, हम बाहर से कोई फर्टिलाइजर यूज ना करें, हम माइक्रोब्स का यूज करें, हम बैक्टीरिया का यूज करें, हम फंजाई का यूज करें, हम साइनोबैक्टीरिया का यूज करें, और वो क्या कर दे, हमारे सॉइल के कंटेंट को, न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इनरिच कर दे। इसका मतलब उसको क्या कहते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स, क्या, एनाबिना, नास्टॉक, ऑस्लिटोरिया, ये है। इन पैडी फील्ड यानी धान की खेती समझते हो, तंदूर, तंदूर बोलते हो ना तुम लोग, उस खेती में इन पैडी फील्ड साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, सर्व करते हैं यानी इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर्स, साइनोबैक्टीरिया सर्व करते हैं इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर्स। अगर किसी के यहाँ धान की खेती होती होगी, शायद आप लोगों के यहाँ नहीं होती है, ठीक है, उसके खेत में नीचे ग्रीन ग्रीन ऐसे डिपॉजिट हो जाता है, पूरा काई बन जाती है, काई नहीं समझते होगे, ग्रीन ग्रीन डिपॉजिट हो जाता है, उसको बोलते हैं कि पानी थोड़े दिन तक लगा रहता है, टिका रहता है, तो उसकी फसल और बढ़िया होती है, उसके ब्रांचेज और ज्यादा ग्रो करते हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब वहां क्या ग्रो रहा है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी। समझ में आए, ये चैप्टर खत्म हो गया है। अगर यहाँ पे किसी को भी डाउट होता है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, कोई चीज नहीं समझ में आती है चैप्टर से तो भी पूछेंगे। चैप्टर छोटा सा है, इतना बड़ा सा, वेटेज अच्छा सा है, क्वेश्चन आएगा बहुत इजी सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, इसलिए ध्यान देना है, इसको बार बार रिवाइज करना है। समझ में आए।